एक लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है वो हर रोज अपने छत पर टहलने के लिए शाम को जाया करती थी। तभी एक दिन उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो दूध लेने के लिए जा रहा था। जब लड़की जिसका नाम प्रियंका था वो उस लड़के को जिसका नाम विशाल होता है उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और प्रियंका के दिल को भा जाता है, इसीलिए उसे देखती ही रहती है। इसके बाद से वो लड़का तो दूध लेने के लिए गया होता है और वो अपने घर पे फिर चला जाता है। अब प्रियंका का रोज रोज का यही सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज शाम को प्रियंका 5 बजे छत पर चढ़ जाती है और उस लड़के के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन लड़का जो है वो इस बात से बेखबर होता है। तो दोस्तों आगे अब कहानी में क्या होने वाला है, चलिए आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोरमा और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हम अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लेंगे। दोस्तों ये कहानी है गाजियाबाद के एक छोटे से कॉलोनी की, जहां पर एक लड़की जिसका नाम प्रियंका और एक लड़का जिसका नाम विशाल, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक दूसरे का घर था। प्रियंका जो है वो हर रोज अपने छत पर टहलने जाया करती थी और विशाल जो है वो हर रोज दूध लेने के लिए शाम को 5 बजे जाया करता था। जब प्रियंका विशाल को देखती है तो वो उसके दिल में बस जाता है। हर रोज प्रियंका जो है वो विशाल को देखने लगती है। वहीं विशाल एक दिन नोटिस करता है कि इस लड़की को मैं शायद ऐसा लग रहा है कि रोज देखता हूँ कि ये मुझे देख रही है जब भी मैं दूध लेने के लिए जाता हूँ। अब मैं उधर से आऊँगा तो फिर मैं इसे गौर करूँगा। और वो आता है जाता है कई दिनों तक, और वो जो विशाल है वो नोटिस करता है कि ये लड़की तो सच में ही उसे देख रही होती है, जो प्रियंका है। वहीं एक दिन विशाल जब जा रहा होता है तो अब प्रियंका उसे देखकर हंसने लगती है। विशाल को भी हंसी आ जाती है। अब विशाल मन में सोचता है कि पता नहीं ये लड़की कैसी है, पागल है या बस मुझे देखने के लिए आती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, उस लड़की से बात भी नहीं करता, क्योंकि लड़की तो छत से देख रही होती थी। वहीं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, 2 4 10 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद से इधर जो विशाल है वो कहीं गया होता है घूमने के लिए। वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है। अब वो दूध लेने जाता ही नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं, 10 15 दिन, लेकिन वो दूध लेने के लिए जाता ही नहीं है। अब इधर जो प्रियंका है वो सोचती है कि पता नहीं विशाल जो है इसको क्या हो गया, दूध लेने के लिए आता ही नहीं है, और पता नहीं मैं उसे देखती ही नहीं हूँ कि वो आ ही नहीं रहा है, वो समझ नहीं पाती। जब ऐसे 15 20 दिन बीत जाते हैं तो सोचती है कि मुझे उसके घर की तरफ जाना चाहिए। और जो प्रियंका है अब शाम को अपने घर से निकलती है और टहलती टहलती वो उधर ही पहुंच जाती है जिधर विशाल का घर होता है। वो धीरे धीरे उसके घर में झांकती हुई आगे बढ़ जाती है। इधर जो विशाल है वो अपने भाई के साथ दवाई लेकर घर पे पहुंचता है बाइक से। वो देखता है कि प्रियंका वो रही आगे जा रही है, लेकिन प्रियंका जो है वो विशाल को नहीं देख पाती है। अब जो विशाल है वो समझ जाता है कि जरूर ये मुझे ही देखने के लिए आई होगी, लेकिन वहां पर वो उसे नहीं देखता, क्योंकि वो अपने भाई के साथ होता है, इसीलिए वो उसका भाई उसे टांग कर अंदर लेकर चला जाता है। इधर प्रियंका दुखी मन से घर आती है और सोचती है कि पता नहीं विशाल कहीं चला गया है या क्या हुआ है, वो तो मुझे मिला ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है। वहीं इधर विशाल सोचता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो मैं जाऊं और इस बार मैं उस लड़की से बात करूंगा कि आखिर वो मेरी तरफ क्यों देख रही थी और क्या उसके मन में कुछ चल रहा है, मैं उससे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। वो मन बना लिया होता है। अब इसी तरह से 10 15 दिन और बीत जाते हैं और जो विशाल है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब इतना ठीक हो जाता है कि वो चल फिर सके, इसीलिए वो दूध लेने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। वो चला जाता है दूध लेने के लिए। जब वो जा रहा होता है तो अब इधर प्रियंका ने पहले से ही सोच लिया होता है कि अब जब विशाल आएगा तो मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगी, इसीलिए वो एक लेटर में सारी दिल की बात लिख दी होती है, उसमें अपना नंबर भी लिखी होती है। देखती है कि विशाल आ रहा है तो वो देखकर उसे थोड़ा स्माइल करती है, लेकिन उसके सर पर लगी चोट को पट्टी बंधी हुई जो देखती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि इसे क्या हो गया है। और जब विशाल उसके नज़दीक आता है छत के पास तो वो लेटर फेंक देती है और विशाल उस लेटर को उठा लेता है, क्योंकि उसे समझ में ही आ रहा था पहले से ही कि जरूर कोई बात है, इसीलिए ये लड़की मुझे हमेशा देखती रहती है। वो लेटर उठाकर वो दूध लेता है, जहाँ भी जाता है दूध लेने के लिए, उसके बाद से वो घर चला जाता है। जब वो घर पे जाता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो।
और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे मैसेज ज़रूर करोगे। अब जो विशाल है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है लेटर को पढ़कर, क्योंकि उसे भी थोड़ा-थोड़ा प्यार होने लगा था इस लड़की को, प्रियंका को देखकर। अब जो विशाल है वो प्रियंका को मैसेज करता है। प्रियंका इधर हाथ में फ़ोन लिए बैठी होती है, उसका इंतज़ार कर रही होती है कि मैंने उसे लेटर दिया है तो घर पे जाकर वो मैसेज वगैरह तो ज़रूर ही करेगा, और ऐसा ही होता है। अब विशाल का मैसेज जैसे ही आता है वैसे ही प्रियंका झट से अपना फ़ोन देखती है और मैसेज पढ़ती है। तो मैसेज में लिखा होता है कि कल मैं तुम्हारे भाई को बताऊँगा। अब ये पढ़कर तो उसके मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रियंका के। प्रियंका विशाल को जवाब देती है कि क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ। वो इतनी सारी बातें लिख देती है कि विशाल को मौका ही नहीं देती। इधर विशाल ने मजाक किया होता है जानबूझकर कि देखो प्रियंका मुझसे क्या कहती है। अब जो प्रियंका है इतने सारे मैसेज पे मैसेज भर देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये वो जो भी उसे समझ में आता है वो सारे मैसेज करके भर देती है। तो विशाल कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो मैसेज इतने सारे कर दिए कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद से अब दोनों में थोड़ी बातचीत हुई मैसेज के द्वारा ही। और अब अगले दिन जब विशाल दूध लेने के लिए जाता है और प्रियंका भी छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है, जब वो विशाल को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं। इधर विशाल तो फिर से अपने घर चला जाता है और प्रियंका भी अपने घर पे ही रहती है। अब और वहीं विशाल जो है, विशाल को भी धीरे धीरे करके अब प्रियंका से प्यार होने लगता है। विशाल सोचता है कि मैं इसे बाहर किसी दिन मिलने के लिए बुलाता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसी लड़की है, मैं ज़रा इसे जानूंगा समझूंगा तभी तो बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद से वो प्रियंका से मिलने के लिए कहता है कि मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। प्रियंका मना कर देती है कि वो बाहर तो नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बाद से वो कुछ दिनों के बाद फिर से हाँ कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे बाहर मिलने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों बाहर मिलते हैं। दोनों जब बाहर मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। अब विशाल कभी कभी ऐसे ही प्रियंका को घुमाने के लिए लेकर जाने लगता है, लेकिन विशाल के पास ना तो बाइक होती है ना ही ज़्यादा पैसे होते हैं कि वो प्रियंका को अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाए और बाइक से इधर उधर घुमाए। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तभी एक दिन वो प्रियंका से कहता है कि प्रियंका, अच्छा ये बताओ कि मेरे पास तो ना बाइक है, ना उतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ, तो क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर पाओगी? तो प्रियंका कहती है तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, और मैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने जब तुमसे प्यार किया था तो मैंने ये सब नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास पैसा है नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं जुटाई थी, मैंने केवल तुम्हें देख कर प्यार किया था। मुझे लगा था, मेरे दिल को तुम भा गए थे और मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान हो, इसलिए। अब ये बात सुनकर जो है वो विशाल को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है। लेकिन वो फिर से एक मजाक करते हुए कहता है कि अच्छा प्रियंका, ये बताओ कि कहीं किसी दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया जिसके पास कार वगैरह हो, अच्छा खासा अपना महल सा घर हो, पैसे वाला हो, जो तुम पर बहुत पैसे लुटाए, तो क्या तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चली जाओगी? प्रियंका कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम उसके पैसे से प्यार नहीं है, तुमसे प्यार है, और मुझे ऐसा, और कभी ऐसा होगा ही नहीं। प्रियंका उसको ऐसा दिलासा देते हुए कहती है। अब ये सुनकर विशाल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, जैसे हर कोई होगा वैसे खुश हो जाता है। धीरे धीरे करके 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो विशाल है वो प्रियंका से कहता है कि देखो प्रियंका, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब हमारी शादी की उम्र भी हो गई है और मेरे भैया मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बता दूं कि अब हम शादी कर लेते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं अपने भाई को तुम्हारे घर पे भेजता हूँ। प्रियंका कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापा से एक बार बात कर लेती हूँ, देखती हूँ मेरे पापा क्या कहते हैं, उसके बाद से ही तुम अपने भैया को मेरे घर पे भेजना। विशाल के पापा नहीं होते हैं, गुजर गए होते हैं, इसीलिए जो विशाल है उसके भाई ही सारा फैसला लेते हैं, चाहे विशाल की शादी का हो या विशाल की पढ़ाई का हो या किसी भी चीज़ का हो। अब इधर जो प्रियंका है वो घर पे जाकर सारी बात बताती है कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, और उसके घर बार उसके बैकग्राउंड के बारे में बताती है। तो जो प्रियंका के पापा होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता उस लड़के से, मैं शादी करवाऊंगा तो अपने लेवल के लड़के से करवाऊंगा, क्योंकि प्रियंका अच्छे घर से होती है, इसीलिए। उसके पापा नहीं मानते। प्रियंका काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बन पाती। लेकिन इधर विशाल के बड़े भैया तो आसानी से मान गए होते हैं, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो सोचते हैं कि मेरे पापा नहीं है, मैं ही तो इसका बाप
बाप हूँ या भैया हूँ, जो भी हूँ, इसीलिए इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है और इसीलिए वो मान गए होते हैं इस शादी के लिए। लेकिन प्रियंका के पापा प्रियंका से कहते हैं कि देख बेटा, मैं तेरी शादी एक अच्छे लड़के से, बिजनेसमैन से करवा दूंगा या कोई भी अच्छा काम करता हो उससे करवा दूंगा, जो तुझे अच्छे से खाना वगैरह खिलाए, जो तुझे अच्छे से घुमाए फिराए और तू अच्छी ज़िंदगी जिए। ये नहीं कि तू यहाँ से जाए और एक गरीबी की ज़िंदगी जीने लगे। उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वो एक लड़के की फ़ोटो लेकर आते हैं और कहते हैं कि देख बेटा, ये फ़ोटो है लड़के की, ये एक बिजनेसमैन है, इसके पास अपनी कार है, अच्छा कमाता है, तुझे हर खुशी देगा। अब लड़का इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है उसकी फ़ोटो देखकर ही कि प्रियंका उसे दिल ही दिल में पसंद कर लेती है और अपने पापा से कहती है कि ठीक है पापा, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रियंका है, उसने जो भी विशाल से कस्में वादे किए थे, जो भी विशाल से कहा था कि वो विशाल के बिना नहीं रह पाएगी, विशाल के बिना नहीं जी पाएगी, ये सब प्रियंका एक ही क्षण में, एक ही पल में भूल जाती है और उसे केवल वो लड़का ही दिखने लगता है चारों तरफ। वो लड़का दिखता है, उसके पैसे दिखते हैं, उसकी कार दिखती है कि वो मुझे हर जगह घुमाएगा फिराएगा, अच्छी ज़िंदगी देगा, क्योंकि उसके पापा ने उसे बहुत ज़्यादा समझा दिया होता है। और समझाने की क्या बात है, ये लड़का प्रियंका को भी पसंद आ गया होता है। अब इधर जो विशाल है, प्रियंका विशाल को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो विशाल, मैंने अपने घर में अपने पिता को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। तो अब अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, हम बात करना बंद कर दें। विशाल कहता है कि क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? तो अब प्रियंका कहती है कि धीरे धीरे कोशिश करूंगी, रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती हूँ, मैं अपनी पापा की नाक नहीं कटवाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घर से तो जाऊंगी नहीं भागकर तुम्हारे साथ। अब विशाल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा। वो बहुत सारी मिन्नतें करता है प्रियंका के सामने, लेकिन प्रियंका जो है वो उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि देखो विशाल, अब तो हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा और तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं, इसी में हमारी भलाई है। विशाल जो है वो कुछ नहीं समझ पाता है, उसे तो अब इसकी लत लग गई होती है प्रियंका की। प्रियंका से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना वो रह ही नहीं पाता। अब उसके मन में, दिल में प्रियंका ही प्रियंका याद आने लगती है। वो सोचता है कि प्रियंका ने मुझसे किस तरह से वादा किया था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। वो कहती थी कि तुमसे बिछड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगी। लेकिन अभी विशाल को ये पता नहीं होता है कि प्रियंका आखिर ऐसी बात क्यों कर रही है, क्योंकि प्रियंका की शादी तय हो गई है। ये बात विशाल को पता नहीं होती है और ना ही जो प्रियंका है वो बताती है। अब इसी तरह से करते करते जो प्रियंका है वो उस लड़के से, जो अपने होने वाला मंगेतर होता है, उससे बात करने लगती है। बात करते करते दोनों काफ़ी घुल मिल जाते हैं और प्रियंका जो है वो उस लड़के के ख्यालों में ही खो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जो प्रियंका है वो विशाल को फ़ोन या मैसेज कुछ भी नहीं करती है। विशाल काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, वो मैसेज पे मैसेज और कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन जो प्रियंका है वो उसके एक कॉल का भी जवाब नहीं देती और एक मैसेज का भी जवाब नहीं देती। तभी कुछ दिनों के बाद जब प्रियंका को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील कर रही है विशाल को लेकर, तो वो उसे मैसेज करती है और कहती है कि देखो, मैंने कहा था तुमसे कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं भी तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ये नहीं बताती है कि वो तो ऑलरेडी उसे भूल चुकी है और कहती है कि मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी मुझे भूल जाओ। तो अब यहाँ पर जो विशाल है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ होता है, लेकिन ये मैसेज पढ़कर उसके दिल में फिर से उदासी आ जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँगा। तो प्रियंका कहती है कि पागलों की जैसी बात मत करो और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने भाई से बोलो कि एक अच्छी सी लड़की देखे और तुम्हारी शादी कर दे, क्योंकि अब मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। जिससे अब विशाल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वही विशाल जो है वो हर रोज़ दूध लेने आया जाया करता था, लेकिन प्रियंका जो है वो शाम को छत पर जानबूझकर चढ़ती ही नहीं थी। उसे पता होता था कि विशाल आएगा और उसे देखने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जानबूझकर नहीं चढ़ती थी और कभी कभी छुप कर उसे देख लेती थी कि कहीं वो उसकी तरफ देख तो नहीं रहा है, उसकी छत की तरफ। और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब विशाल उधर ही जा रहा होता है दूध लेने के लिए, तो प्रियंका का घर सज रहा होता है। अब उसके मन में थोड़ी बेचैनी सी हो जाती है कि घर सज रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी है। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। उसे क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता है। वो एक लड़का होता है जो टेंट वगैरह लगा रहा होता है, उससे पूछता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, केवल इतना पता है कि किसी लड़की की शादी है। अब विशाल सोचता है कि शादी करने लायक तो
प्रियंका ही है, शायद प्रियंका की ही शादी हो रही है। वो घर चला जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो इतनी ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाता है, मैसेज पे मैसेज करता है, फ़ोन करता है, लेकिन प्रियंका जो है वो कोई जवाब नहीं देती है। और रात में प्रियंका की शादी हो जाती है। अगले दिन प्रियंका अपने पति के साथ, अपने दूल्हे के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है। जब वो प्रियंका को अपने घर पर लेकर जाता है तो प्रियंका को अपने पाँव की जूती समझने लगता है। वो बिल्कुल प्रियंका की तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना ही प्रियंका को टाइम देता है, ना ही प्रियंका से अच्छे से बात करता है और वो प्रियंका को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। प्रियंका जो है वो अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये सही से मुझसे बात क्यों नहीं करता। प्रियंका जो है उससे सही से बात करने की कोशिश करती है कि हम कुछ देर बैठकर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं। इन 3 महीनों में उस लड़के ने प्रियंका पर कई बार हाथ भी उठा दिया होता है, जिससे प्रियंका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि उस लड़के से परेशान हो जाती है। अब प्रियंका के पास उससे दूर होने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब प्रियंका के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो उस लड़के से अलग हो जाए और अपनी ज़िंदगी इस जो नर्क में फंसी हुई है वहाँ से बाहर निकल जाए। तो वो अब सोचती है, अपने पापा को फ़ोन करती है कि पापा, मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मैं इस लड़के से तलाक लेना चाहती हूँ, और उन्हें सारी बात बताती है। वो कहते हैं कि बेटा अब तेरी मर्ज़ी, हमने तो तेरी शादी कर दी, अब वो लड़का इतना बेकार निकला, हमें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। और प्रियंका के कहने पर प्रियंका के पापा उसका तलाक करवा कर प्रियंका को घर पर लेकर आ जाते हैं। अब प्रियंका अपने घर पर आ जाती है। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रियंका एकदम से उदास रहने लगती है। तभी वो सोचती है कि अब मैं जाकर एक दिन विशाल से बात करती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ कि मैंने इस लड़के के खातिर उसे छोड़ा था और मेरी ज़िंदगी किस तरह से नर्क बन गई, और सारी बात मैं उसे बताऊंगी कि मुझे तुमने धोखा देने की सज़ा किस तरह से मिली। वो एक दिन जाती है विशाल के घर पे और देखती है कि सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगी होती है और फ़ोटो पे एक माला लटकी होती है। माला देखकर वो समझ जाती है और कहती है कि क्या सच में विशाल इस दुनिया में नहीं रहा। वो फ़ोटो देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। अब उसको रोता हुआ देखकर विशाल का भाई जो है वो घर में से बाहर आता है, देखता है कि ये तो प्रियंका है, वही लड़की है जिससे मेरा भाई शादी करना चाहता था। वो उसे देखकर कहता है कि अब तुम्हें रोने से क्या फ़ायदा, तुमने तो मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और अब आकर यहाँ पर तुम रोना धोना मचा रही हो। आखिर तुम अब क्या करने के लिए आई हो। प्रियंका कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरे मम्मी पापा ही नहीं चाहते थे कि मैं ये शादी करूं। लेकिन विशाल का भाई कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने लालच में आकर उस लड़के से शादी की होगी और जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम मेरे घर से चले जाओ, तुमने मेरे भाई को तो मुझसे छीन ही लिया। वो वहाँ से जाने के लिए कह देता है। प्रियंका रोती हुई अपने घर पे आ जाती है और सोचती है कि शायद मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती, शायद मैंने आखिरी बार विशाल का फ़ोन रिसीव कर लिया होता, विशाल को समझाया होता, या जो भी विशाल बातें करना चाहता था मैंने उससे आखिरी बार भी बातें कर ली होती तो अच्छा होता। और वो ये भी नहीं समझ पाती कि आखिर विशाल ने अपनी जान दी, उसे ये पता होता है कि उसी की वजह से दी, लेकिन ये पता नहीं होता है कि किस तरह से दी। और वो हमेशा बस अपने विशाल को ही याद करती रहती है और एकदम गुमसुम सी रहती है। और प्रियंका को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। इधर उसका डिवोर्स भी हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और आपने ये कहानी कहाँ कहाँ से देखी है ये भी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।